नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 10 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। हर रोज़ ही 10-20 मैसेज और कमेंट इस तरह के रहते हैं। एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट है क्या? एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। तो छोड़िए, मैं तो आयोग से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, क्योंकि उनके पास भी सरकार के से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए या नहीं करवाइए। आरक्षण को लेकर मामला फंसा हुआ, आपको पता है कि सितंबर में फैसला आने वाला है। जो 65% जो आरक्षण दिया गया था उसको लेकर फैसला आने वाला है कब? सितंबर 2024 में। पटना हाई कोर्ट की ऑर्डर जो था उस पर बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट राजी है कि वो ऑर्डर सही है। अभी तक उस ऑर्डर पर रोक नहीं लगाया था। पिछले बार जब डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का तो सुनवाई जब शुरू हुई थी तब, इसलिए आप मानकर चल सकते हैं कि सितंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। उससे पहले नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता है आने वाला है, और अगर आ भी जाए तो भी कहीं से भी 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी 10 अगस्त आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ जाए, पता चला 30 अगस्त तक फॉर्म ही भरे जा रहे हैं और 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए तो फिर उस एग्ज़ाम का सत्यानाश हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी में अगर एग्ज़ाम होता है तो। इसलिए आप इस तरह के बेबुनियाद सवालों मत उलझिए कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसे लग रहा है कि आपकी 100% तैयारी हो गई, बस आप डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे के झट से पास कर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। स्वप्न लोकी दुनिया में मत रहिए, तैयारी पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम जब होगा आने वाले 2-3 महीनों में तो एग्ज़ाम गारंटेड हो जाएगा आपका दिसंबर तक से पहले। तो आपको ये समझना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में आपका पेपर है, उस हिसाब से अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, केवल और केवल डाइवर्ट होंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। 2-4 यूट्यूबर्स को फ़ायदा होगा कि वो बार बार वीडियो बनाते रहते एग्ज़ाम अपडेट, और उससे उनका फ़ायदा होता है, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो भी अपडेट आएगा वो आयोग की तरफ से आएगा और सभी को पता चल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक खूब अच्छे से लिखिए। जिनको लिखना नहीं आता है सीख लीजिए, इतने दिनों के दौरान ऐसे राइटिंग हो, आंसर राइटिंग हो, सीख लीजिए, उसका अभ्यास कर लीजिए, बहुत ज़्यादा वो आपको मदद करेगा। बाकी ये न्यूज़ वगैरह आपको मदद करने वाला तो है नहीं। करेंट अफेयर मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है हेडलाइन। मनीष सिसोदिया जो 18 माह से जेल में बंद थे, 17 माह से, उनको कल बेल मिल गया है। और पता ही आपको कि केस चल रहा है शराब घोटालों सहित कई सारे तरह के घोटालों का। दिल्ली की सरकार पर सारे बड़े मंत्री जो थे सब जेल में थे, एक एक करके निकल रहे हैं अब। कल भारत सरकार ने एक बड़ा ही बयान दिया है। क्या बयान दिया है भाई? तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसीजन दिया गया किस चीज़ को लेकर, SC और ST जो रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति जनजाति जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन से हटाना चाहिए और बाकी लोग जो SC समुदाय के होंगे उनको और भी ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा विद इन द रिजर्वेशन। ऐसा नहीं एक अलग से रिजर्वेशन, बल्कि उनको उसी रिजर्वेशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ज़्यादा उनको तवज्जो मिलना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। कल भारत सरकार की तरफ से बयान आया है कि हम इस ऑर्डर पर, हम इस सुनवाई पर कोई फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था है उसी प्रकार से आरक्षण व्यवस्था रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव हम नहीं करने जा रहे हैं। SC और ST आरक्षण जो है इसमें कोई भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं लाया जाएगा। भारत सरकार ने कल इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो अभी हम लागू नहीं करने जा रहे हैं और कोई भी क्रीमी लेयर हम नहीं लाने जा रहे हैं। उसके अलावा और कौन सा बड़ा न्यूज़ है? एक न्यूज़ को हम लोग समझेंगे, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955, जिसके तहत में भारत में अस्पृश्यता संबंधी चीज़ों पर एक्ट बनाकर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने कहा है कि जो आदिवासी समुदाय होते हैं, आदिवासी जो हैं भारत में, वो भारत में हिंदुइज्म के तहत में आएंगे, हिंदू धर्म के तहत में ही आएंगे। वर्तमान में हिंदू धर्म में कौन कौन से आते हैं भाई? तो इसमें आते हैं जैन आते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा, राम कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, उसके अलावा और कौन आते हैं? सिख आते हैं, और भी कई सारे लिंगायत आते हैं, और प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये जितने समाज हैं अलग अलग, सब के सब हिंदुइज्म में ही आते हैं। तो इस एक्ट को भी ज़रा हम लोग आज समझेंगे। और सबसे बड़ा न्यूज़ देखिए क्या है, इनका नाम क्या है?
इनका नाम है अमन शेरावत। ये 11 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे। 10 वर्ष की उम्र में इनकी माता जी की डेथ हो गई थी। 11 वर्ष की उम्र में पिताजी की डेथ हो गई थी। 21 साल के हैं मात्र ये, है ना। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। इस बार रेसलिंग में एक भी मेडल नहीं आ रहा था भारत, ये लेकर आए हैं, रेसलिंग में मेडल जीता इन्होंने। शानदार खिलाड़ी हैं, जीवन में भी बहुत बड़े स्तर पर लड़े ये, और अभी फील्ड पर भी लड़े हैं। दोनों जगह इन्होंने अच्छी खासी उपलब्धि हासिल की है। सोचिए ज़रा कि इन्होंने क्या बोला है कि माई पेरेंट नेवर बिकम ए। सोचिए ज़रा, इनकी खुशी में इनके घर का पार्टिसिपेट करने वाला इनके माँ बाप नहीं है, तो इनका दुख कितना बड़ा होगा और उपलब्धि कितनी बड़ी होगी। एक बार सेंसिटिव होकर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कितना सारा दुनिया में गम है। आपको तो लगता है कि आपका ही सबसे ज़्यादा बड़ा दुख है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इनका नाम अमन शेरावत नाम है, और इनको कितने में, तो 57 किलो वर्ग में, शायद 57 किलो वर्ग में ही इनको क्या मिला है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसको भी ध्यान में रखिए। और 2024 पेरिस ओलंपिक में ये पहली बार ब्रॉन्ज मेडल हमें रेसलिंग में मिला है। नहीं तो रेसलर्स हमारे हर साल मेडल लेकर आ रहे हैं। तो 2008 में, 2012 में, 2016 में, 2020 ओलंपिक में, 2024 ओलंपिक में कोई भी ऐसा ईयर नहीं हुआ है कि जिस बार आपको मेडल ना दिखे किसमें, तो रेसलिंग में। लेकिन इस बार भी लेकर आ गए ये ब्रॉन्ज। इस बार कम आया है, हर साल कोई ना कोई। सुशील कुमार से शुरू कीजिए, जो अभी वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं सुशील कुमार, और इनके तक आ जाइए अमन शेरावत तक। सभी के सभी रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में सब ट्रेंड हुए हैं। छत्रसाल स्टेडियम मुखर्जी नगर के करीब में ही है छत्रसाल, वहीं पर सबको ट्रेनिंग दी जाती है, और शानदार सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर भारत में रेसलिंग को लेकर। इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। हम लोग आज मुख्य न्यूज़ में क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल डिस्कशन में, तो हम आर्टिकल डिस्कशन में जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति बिगड़ी है, संघर्ष जो वहाँ पर शुरू हो गया है मिडिल ईस्ट को, उसको हम लोग ज़रा समझेंगे कि भाई क्या है मुद्दा। मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान, इराक और ये इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, ये सब जो संघर्ष में उलझा पड़ा है, इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत को क्यों चिंता करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और भारत किस प्रकार से सहयोग करके आगे बढ़ सकता है। इस सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या क्या है ये मुद्दा, और उसके बाद के आगे के न्यूज़ पर भी चलेंगे। देखिए क्या है आज का मुख्य आर्टिकल। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था। कब आया था, तो 7 तारीख को आया था, और इसमें ये बताया गया कि मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो कैसे भारत को प्रभावित कर सकता है। मिडिल ईस्ट किस रीजन को कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है किसको, तो अब वर्तमान में आप भूमध्य सागर के पास से लेकर और आप ईरान तक आ जाइए, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। और हमेशा से इतिहास है इसका, संघर्षों का इतिहास रहा इस रीजन का। यहाँ पर बहुत भारी संघर्ष रहे हमेशा से, वर्तमान में भी हैं। इसको देखेंगे। एक समय में यहाँ पर काफ़ी सारे डिक्टेटर लोग शासन किया करते थे, तब इतना संघर्ष नहीं था। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक समय में सद्दाम हुसैन, और लीबिया में अभी तो पता ही होगा आपको गद्दाफ़ी शासन करता था, लीबिया में नीचे चले जाएंगे अगर तो, और सीरिया में जो वहाँ का है उसका नाम मैं भूल गया, वो शासन करता था। तो जब सारे डिक्टेटर यहाँ पर शासन कर रहे थे तब यहाँ पर संघर्ष नहीं था, लेकिन जब से डिक्टेटरों को गिराया गया तब से ये रीजन संघर्ष में उलझा, और ऐसा उलझा कि अभी तक निकल ही नहीं पाया है। ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार संबंध, भारत के लिए मध्य पूर्व का क्या महत्व है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस को समझेंगे, फिर हम लोग इम्पैक्ट पर आएंगे। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, क्यों हमारे लिए आवश्यक है ये, क्यों यहाँ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। ऊर्जा सुरक्षा, सबसे ज़्यादा तो ऊर्जा सुरक्षा ही है। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इलाका। ईरान से भी हम तेल लेते हैं, इराक से भी लेते हैं। इराक का भी क्यों चर्चा में है, यहाँ पर एक लॉ पास किया गया जिसमें 9 वर्ष के लड़की की उम्र को लीगल किया गया विवाह को लेकर। तो ये इस एक्ट के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में है इराक। तो सोचिए ज़रा क्या मानसिकता होगी वहाँ के लॉ मेकर्स की, किस प्रकार से 9 वर्ष की बच्ची को विवाह के लिए योग्य माना जा रहा है। सोचने की चीज़ है। एक हमारा देश भी है जहाँ पर हमने क्या किया है, 21 वर्ष किया है उम्र लड़की और लड़का दोनों का, और ये सही है। जहाँ पर हम बात करें किसका, तो हम बात करें यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि हिंदू हो मुस्लिम हो सभी के लिए एक ही कोड होना चाहिए, विवाह को लेकर भी, विवाह विच्छेद को लेकर भी, संपत्ति को लेकर भी। और ये एक देश है जो वर्तमान से और पीछे की तरफ ही जा रहे हैं।
सामाजिक सुधार की जगह पर सामाजिक उनकी दुर्गति हो रही है। देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। 9 वर्ष की बच्ची किस प्रकार से विवाह के लिए लीगल हो सकता है, सोचकर भी घिन आती है। यह क्षेत्र भारत की कच्चे तेल प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे भारत की तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि इराक से हम बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं, हद से ज़्यादा तेल खरीदते हैं हम इराक से। हमेशा हमारे टॉप बायर्स में से एक रहता है, टॉप इंपोर्टर में से एक रहता है इराक। इसका भी ध्यान रखिएगा। इराक, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, इन सभी जगहों से हम तेल बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। वेनेजुएला से भी हम तेल खरीदते हैं। आईईए की ग्लोबल एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा उपभोग में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 6.1% है। घोषित नीति परिदृश्य के तहत यह 2050 तक लगभग 9.8% तक पहुंच सकती है। इसलिए हमारे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत के प्रमुख ऊर्जा भागीदार हैं। और ये अगर संघर्ष में उलझते हैं, जिसमें से यूएई और सऊदी को छोड़ दीजिए, इराक अगर संघर्ष में उलझता है, ईरान अगर संघर्ष में उलझता है, तो भारत के लिए विकट परिस्थिति हो जाएगा। क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान या वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का भारत के आर्थिक प्रदर्शन, मुद्रास्फीति के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है इसका। आतंकवाद रोधी सहयोग, मध्य पूर्व ऐतिहासिक रूप से अलकायदा, सारे दिखेंगे आपको कट्टरपंथी यहाँ पर, अलकायदा, आईएसआईएस, उसके सहयोगी सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित शरण स्थली रहा है। यहाँ पर इनका राज चलता है, छोटे छोटे इलाकों पर ये सब शासन करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। भारत इस भूभाग में यूएई, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद विरोधी प्रयासों में समन्वय करने और इन आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण और रसद को बाधित करने के लिए सहयोग कर रहा है। इसके साथ साथ I2U2, कौन बोलेगा ये सब चीज़ें भाई, खुद से सोचो। I2U2 इंडिया, इजराइल और यूएसए, यूएई, और कौन सा चीज़। अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमने बोला कि यूरोप, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया कॉरिडोर बनाएंगे हम। G20 सम्मेलन में हमने बातचीत की थी। वो कहाँ से गुजरेगा, तो इसी मिडिल ईस्ट से गुजरने वाला है वो। अब मिडिल ईस्ट जब अशांत रहेगा तो ये कॉरिडोर कहाँ जाएगा भाई, कहाँ बनाएंगे हम, हवा में थोड़ी ना बनाएंगे। इजराइल देखिए हमारे यहाँ सितंबर में क्या हुआ, तो इसकी घोषणा हुई थी यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। लेकिन अक्टूबर से इजराइल संघर्ष में उलझ गया हमास के साथ में। अब वो कॉरिडोर पर कोई बातचीत आगे ही नहीं बढ़ रही। तो आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा एम्बिशन पूरा फेल ही हो जाएगा। जब काम ही नहीं होगा, जब ज़मीन ही नहीं होगा काम करने के, कहाँ कॉरिडोर बनाएंगे हम। या तो हमें कोई और विकल्प तलाशना पड़ेगा। और यूरोप को अगर भारत से जुड़ना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मिडिल ईस्ट को छोड़कर कहीं और से जाने का। या तो हम अफ्रीका से नीचे घूमते हुए, जिब्राल्टर की जलसंधि होते हुए, मोरक्को, स्पेन के बीच से यूरोप पहुँचे, इतना लंबा रूट हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट यहाँ से जाएं, डायरेक्ट जाते हैं तो बीच में संघर्ष हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट हमें इम्पैक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। सीपी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने इजराइल से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य उपकरण आयात किए हैं। इस पर भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर इजराइल खुद ही युद्ध में उलझ जाएगा तो हमें हथियार कहाँ से देगा, और हमें हथियार की आवश्यकता तो है ही। दो शत्रु तैयार बैठे रहते हैं हमेशा हमारे। सऊदी अरब ने हाल ही में खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के माध्यम से आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है, सवाल पर ही तो ध्यान होना चाहिए। किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि मध्य पूर्व में जो संघर्ष है वो भारत के जो विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, इसको प्रभावित करता है। स्पष्ट कीजिए। छोटा सा सवाल अभी मैंने फ्रेम किया है, इसको ज़रा लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए हर क्षेत्र को आपको मैंने बताया, इकोनॉमी का भी मैंने बताया, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रहा है। भारत का जो विदेश नीति है उसको प्रभावित कर रहा है। हर समय हमें चुनना पड़ता है। अब जैसे इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष होगा तो हम किसको चुनेंगे। दोनों के साथ हमारे शानदार रिलेशन है। एक जगह हमारा चाबहार पोर्ट चलता है तो इजराइल के साथ तो ऐतिहासिक रिलेशन है, हमेशा से हमारी मदद करता है, हथियारों में, तकनीकों में, एग्रीकल्चर में, पानी में, सभी चीज़ों में मदद करता है वो हमारी। तो यानी कि दोनों में से हमें चुनना पड़ जाएगा। इस सहयोग से भारत को ऐसे आतंकवादी षड्यंत्रों को विफल करने में, चरमपंथी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिली है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। भारतीय प्रवासी धन प्रेषण का प्रवाह बहुत ज़्यादा है। भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और अरेबियन पेनिनसुला में रहते हैं, अरेबियन प्रायद्वीप में रहते हैं। और अगर वहाँ पर संघर्ष होता है तो ये भारत के कहीं न कहीं विदेशी जो धन हमारे देश में आता है, धन प्रेषण, उसको भी कमज़ोर करेगा। इस प्रवासी समुदाय कल्याण सुरक्षा भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय होता है।
हाल ही में कतर में भारतीय नौसेना पूर्व अधिकारियों के मामले में भी देखा गया था। ये सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध मध्य पूर्व भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। हमेशा से हमारा इनके साथ रिलेशन अच्छा रहा है। भारत का कभी मिडिल ईस्ट से, आप ध्यान से सुनिएगा, जब सद्दाम हुसैन शासक था ना, सद्दाम हुसैन, तब भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे इराक के साथ में। ईरान के साथ कभी हमारे रिलेशन उतने ख़राब नहीं हुए। हालांकि 1975 के युद्ध में और 1999 के युद्ध में, कारगिल में, और 1965 में ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन फिर बाद में जब वहाँ की राजनीतिक स्थिति बदली है तब हमारे रिलेशन उससे अच्छे हो गए। इजराइल के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, फिलिस्तीन के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। और अभी वर्तमान में 2014 के बाद से मोदी जी के गवर्नमेंट जब से आई तब से हमारे अरेबियन कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशन हुए हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। जब सऊदी अरब, यूएई, कतर हो गया, कतर के साथ हमेशा से अच्छे रिलेशन है, बहुत ही शानदार रिलेशन है हमारे। बहरीन हो गया, इन सभी देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और ये अगर ख़राब होता है तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी से लेकर हमारे जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, उसके अलावा हमारी राजनीति, हमारी जो कल्चर है, सभी चीज़ों पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता ही है। जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हम साझा कर रहे हैं तो जब वहाँ पर कोई भारी संकट आएगा तो हम कैसे अछूता रह सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए क्या है, अरब भारत लीग मीडिया संगोष्ठी, अरब इंडिया लीग मीडिया आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर जैसे हालिया पहलों का उद्देश्य इस सांस्कृतिक संबंध को और भी मजबूत करना है। क्षेत्रीय संपर्क आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए ईरान के चाबहार में पोर्ट हम बना रहे हैं। उसके अलावा INST इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये भी ईरान से होकर गुजरेगा, जो रूस से आ रहा है भारत की तरफ में। इन पहलों से भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उसके क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार होगा। अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों तक पहुँच के लिए पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता कम होगी, जो कि नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जिसके बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वही युद्ध लड़ने जा रहा है। बहुपक्षीय सहभागिता और वैश्विक प्रभाव, मध्य पूर्व के साथ भारत की सक्रिय सहभागिता उसे संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर अपना प्रभाव डालने का भी अवसर प्रदान करती है। और अगर ये आपस में ही लड़ने लग गए तो फिर ये सही नहीं होगा। इन जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता को समझने, गठबंधन का निर्माण कर सकने, भारत की क्षमता, राजनीतिक महत्व के मुद्दों पर वित्त पोषण, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, इन सभी जगहों पर ये सारे देश हमारा समर्थन करते हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, महत्व के मुद्दे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी पहलुओं के कारण से महत्वपूर्ण है। अब संकट क्या आया है मिडिल ईस्ट में भाई, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता, छद्म युद्ध। आपको पता है छद्म युद्ध का तात्पर्य क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर। इसका मतलब क्या होता है, ईरान खुद नहीं उलझा है अभी इजराइल से, जो कि उलझने को तैयार है, जल्दी उलझ जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह के द्वारा, हूती के द्वारा, इन सभी के द्वारा उलझ रहा है। और प्रॉक्सी वॉर, डायरेक्ट नहीं लड़कर इनडायरेक्ट अलग अलग कुत्तों से लड़वा देना, इसी को कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर। कुत्ते का मतलब पालतू लोग। बिल्कुल सही सुन रहे आप। हिजबुल्लाह को किसने पाला हुआ है लेबनान में, तो ईरान ने पाला हुआ है। ईरान शिया बहुल है, बाकी जो देश हैं वो सुन्नी बहुल है। इनका ऐतिहासिक रूप से ही हमेशा से ही झगड़ा रहा है और आज भी विद्यमान है, एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं, आपको मैं सही बताऊं तो। दीर्घकालिक संघर्ष, अनसुलझे विवाद जैसे बहुत सारे हैं, इजराइल फिलिस्तीन का विवाद और ईरान और इजराइल का विवाद, हिजबुल्लाह के साथ विवाद, ये सब विवाद जो हैं ये हमेशा से ही कारण रहे हैं। यहाँ पर सांप्रदायिक विभाजन और पहचान की राजनीति, वही शिया सुन्नी की बातें इसमें आ जाती हैं। सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिकरण का भाव, एक भी इनमें से लोकतंत्र नहीं है इजराइल को छोड़कर। इजराइल लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बाकी जितने देश हैं एक में भी लोकतंत्र नहीं है। बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन है जिसमें लोकतंत्र था, वर्तमान में संकट में है, भविष्य पता नहीं। इंडोनेशिया में थोड़ा बहुत है, बाकी इनमें से किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र नहीं होता है तो क्या होता है, तानाशाही प्रवृत्ति और सत्तावादी जो नीतियां होती हैं उसको बढ़ावा मिलता है, सांप्रदायिक नीतियों को बढ़ावा मिलता है, जनता पर ध्यान कम किया जाता है, अपने शक्ति संतुलन पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। इसके कारण से और भी संघर्ष उलझते हैं। संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय चुनौती भी हैं काफ़ी सारे, जल की कमी, मरुस्थलीकरण, छोटे छोटे जल के स्रोतों को लेकर भीषण लड़ाई लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल है ही नहीं वहाँ पर लगभग में। कैसे संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, संतुलित और सूक्ष्म विदेश नीति का दृष्टिकोण अपनाकर। भारत ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन को समर्थन दिया है और भारत हमेशा से कहता आया कि युद्ध जो है वो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। युद्ध कभी भी किसी भी संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता है।
आपको वार्तालाप के द्वारा ही समाधान करना पड़ेगा। आर्थिक संलग्नता और अंतर्निर्भरता को बढ़ाना, इसके द्वारा भी समाधान हो सकता है। और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं भारत के साथ ये देश और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होती है राजनीतिक स्थिरता। अगर ये संघर्ष में उलझे रहे तो किसी भी दुनिया के दूसरे देश के साथ ये क्या ही समझौता करेंगे। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, भारत मध्य पूर्व में प्रमुख भागीदारों के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा कर सकता है। सैन्य अभ्यास इत्यादि के द्वारा इनको मजबूत कर सकता है। वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच कड़ी के रूप में मध्य पूर्व को जोड़ सकता है। और ये कुछ ऐसे उपाय हैं। उसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है कि भारत मध्यस्थता करे, क्योंकि भारत के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। तो भारत क्यों न मध्यस्थता करे और संघर्षों को कम करने में अपनी भूमिका अदा करे। जैसा अभी अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा हो सकती है अगस्त में, और उम्मीद ये की जा रही कि भारत जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रख सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहुत ही बड़ा ये मुद्दा होगा, बहुत ही बड़ा ये हमारे अचीवमेंट होगा कि हम इन दोनों देशों के बीच में अगर संघर्ष को रोक पाएंगे तो, क्योंकि बाकी दुनिया तो आग सुलगाने में लगी है, हम ही है जो पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल की प्रकृति को समझिएगा। आपसे ये पूछेगा कि मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न कर सकता है, तो आप उसको स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार सवाल दे सकता है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है ये, और किस प्रकार से हमारे लिए विवाद उत्पन्न हो सकता है, हम उसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 3 मुद्दों को आपको लिखना पड़ेगा। जो टर्मिनोलॉजी है उनको भी ध्यान रखिएगा, जो समाधान के तरीके बताएं उसको भी ध्यान रखिएगा। एक समझौता है अब्राहम समझौता, अब्राहम समझौता क्या है ये भाई? तो इसमें है कि इजराइल जो है इसको और इस्लामिक जो नेशन है जैसे यूएई, सऊदी अरब और भी अरब, बहरीन, कतर, ये सब जो देश हैं इनके बीच में वार्तालाप को बढ़ाया जाए। ये सभी देश इजराइल को रिकॉग्नाइज करें और इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए शांतिपूर्वक सहअस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ें। अब्राहम समझौता आपको पता होगा, जिसके तहत इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग इस्लामिक देश, और अभी सऊदी अरब ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है कि अमन शेरावत जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57 किलो वर्ग में। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जाएगा। 57 किलो वर्ग में जीता है और कहाँ से हैं ये? तो ये भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। किसको हराया? तो प्यूर्टो रिको के पहलवान को हराया इन्होंने। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, ट्रॉय क्रूज नाम था उसका। और 57 किलो वर्ग में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गंदे पीसीएस वाले ये पूछते हैं कि भाई कितने किलो वर्ग का था, ठीक ना। और रेसलिंग में जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है इसमें हमारे कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी आर हिंदूज लॉ मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स के तहत में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो एक्ट है इसको ज़रा हम लोग समझेंगे। 1955 का ये एक्ट है, छोटा सा ही एक्ट है, इसके बारे में समझेंगे कि क्या है ये मुद्दा। इसका नाम भी परिवर्तन किया गया बाद में। इसमें इन्होंने कहा कि जो वर्तमान में कौन कौन से, तो बुद्धिस्ट जो होते हैं बुद्धिज़्म, उसके अलावा सिखिज़्म, जैनिज़्म, उसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई इंक्लूडिंग वीर शैव संप्रदाय, वीर शैव ये शैविज्म का अलग संप्रदाय है, जो खुद को कई बार बोलते, कर्नाटक में जो खुद को कई बार बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। उसके अलावा कौन है? तो उसके अलावा इन्होंने बोला लिंगायत की क्या खासियत होती है भाई? लिंगायत संप्रदाय जो होते हैं ये कर्नाटक में सबसे मजबूत संप्रदाय में से एक हैं। ये अपने बाँह पर चांदी के छोटे से कटोरी में लिंग को धारण करते हैं, शिवलिंग को धारण करते हैं और केवल शिव की पूजा करते हैं। जात धर्म को भी नहीं मानते हैं। वासव और चन्न वासव, क्या नाम ले रहा हूँ मैं, वासव और चन्न वासव, ये दोनों मध्यकाल में इसके संस्थापक माने जाते हैं। मध्यकाल के भक्ति संप्रदाय से बिलोंग करने वाले लोग हैं। उन्होंने भारत में जाति प्रथा और बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। लिंगायत संप्रदाय के लोग जो होते हैं ये खुद को बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म में बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म इतना विशाल है कि जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करता वो भी हिंदू धर्म में शामिल होते हैं। जैसे चारवाक, वो धर्म के सबसे बड़े क्रिटिसाइजर है,
वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदू धर्म में आते हैं, ऋषि कहलाते हैं वो। इसके अलावा जो लिंगायत होते हैं, इनकी खासियत ये भी होती है कि ये अभी भी शवदाह की जो प्रक्रिया है, जो शवाधान की प्रक्रिया है, उसमें शवों को जलाते नहीं हैं जैसा हिंदुइज्म में होता है, बल्कि दफनाया जाता है इनमें। ठीक है, दफनाया जाता है किसमें? लिंगायतों में। तो ये भी इनके बारे में ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इन्होंने बोला कि अलग अलग समाज हैं, जैसे ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ये सब भी, और सब के सब किस में आएंगे? तो ये सब के सब हिंदू धर्म के तहत ही आते हैं। अब जो ये एक्ट है, सिविल राइट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, इसको लाया क्यों गया था? इसको अस्पृश्यता के निवारण के लिए लाया गया था भारत में। आर्टिकल 17 में भी अस्पृश्यता के निवारण की बात की गई है, लेकिन उसके अलावा एक एक्ट बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर आई थी। तो 1955 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया था। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 हिंदू धर्म में छुआछूत जितने भी हैं उन सभी पर ये रोक लगाता है। और अगर आप छुआछूत में पाए जाते हैं तो ना तो आप विधायक बन सकते हैं, ना सांसद बन सकते हैं, ना कोई अधिकारी बन सकते हैं, कुछ भी नहीं बन सकते हैं। अगर सीरियसली इसको लागू किया जाए तो कितने विधायक सांसद पहले ही बाहर हो जाएंगे। हम इस ज़रा एक्ट को समझेंगे। इसका नाम भी परिवर्तन किया गया था इंदिरा जी के समय में, और देखते हैं कि ये एक्ट क्या है, किस प्रकार से इसका योगदान है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 क्या है? इसमें इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। पहले इसका क्या नाम था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम नाम था इसका। 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल, इलैया बोला जाता है, इलाया लिखा हुआ है, इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसा का आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किया गया। और इसका नाम, अब आपसे ये आयोग का नाम पूछ सकता है, ये आयोग का नाम पीटी एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 कर दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। यह संशोधित अधिनियम 19 नवंबर 1976 से प्रभावित हुआ। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों का अनुरूप है, जिसमें अस्पृश्यता को किसी भी स्वरूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है भारत में। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे धर्म के साथ साथ हमारे देश को भी कमज़ोर करने का काम करती हैं। इसीलिए अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों को इसमें प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हमारे नेतागण, वोट के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, समाज जागरूकता के लिए कई बार आपने देखा होगा कि SC ST समुदाय के घर पर खाना खाने जाते हैं, देखा होगा आपने, भले वो खाना घर से लेकर जाएं, लेकिन वे एक तरह का जो है सामने रखते हैं समाज के सामने उदाहरण कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये सबसे गलत चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस एक्ट के बारे में छोटा सा ही फैक्ट है और यही पूछा ही जाएगा आपसे। अगर पूछा जाता है सवाल, क्या मेंस में सवाल अगर पूछा है तो शॉर्ट फॉर्म में कि भारत में छुआछूत निवारण के लिए कौन कौन से प्रावधान संविधान के द्वारा और संसद के द्वारा किए गए हैं, तो संविधान के द्वारा हम आप बता सकते हैं कि भाई आर्टिकल 17 है। उसके अलावा आरक्षण के जितने प्रावधान हैं, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, या फिर नौकरियों में हो, वो सारे प्रावधान छुआछूत के भावना को कमज़ोर करते हैं कहीं ना कहीं। और उसके अलावा कौन सा बताएंगे? 1955 का एक्ट जो है और 1989 का जो एक्ट है, 1989 ये जो एक्ट है SC ST एक्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस की अवधारणा लाई गई थी, तो ये जो है ये सब के सब भारत में छुआछूत को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो मामला है ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, बॉम्बे का एक मामला है, जिसमें ये कहा गया है कि हिजाब पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन डाला गया था। एक कॉलेज ने हिजाब पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट स्टेज कॉलेज डायरेक्टिव बैनिंग हिजाब ऑन कैंपस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉलेज का जो आया था निर्देश, उस पर बैन लगा दिया है। उसको बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ये पूछा है कि क्या आप बिंदी और तिलक लगाने से भी रोक रहे हैं लोगों को? तो अगर नहीं रोक रहे हैं तो हिजाब से कैसे रोक सकते हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ये स्टूडेंट्स की, महिलाओं के चॉइस पर रहने दीजिए कि उनको हिजाब पहनना है या जीन्स पहनना है, उनको साड़ी पहनना है या कुर्ता पहनना है, ये उनके ऊपर में रहने दीजिए। इसमें ये भी कहा गया कि क्या आप उनके धर्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उनके नाम से आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इसी तरह का कमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, और उसके आदेश पर, जो कॉलेज का प्रशासन का आदेश था, उस पर रोक लगा दिया है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं हो
हो सकता है। ये स्टूडेंट की चॉइस पर है, कोई हिजाब पहनना चाहे, बुर्का पहनना चाहे, या केवल कुर्ता साड़ी पहनना चाहे, या जीन्स पहनना चाहे। बात तो सही है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर, और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में भेजा गया। ज्वाइंट कमेटी का तात्पर्य होता है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे। ये जो कमेटी अभी बनाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें 31 सदस्य शामिल हैं। 31 सदस्य शामिल हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 31 मेंबर्स हैं, जिसमें से 21 मेंबर लोकसभा से बिलोंग करते हैं और 10 मेंबर जो हैं ये राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। अब इस समिति के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद से इस समिति का रिजल्ट आएगा, जिसके बाद इस पर क्लियर हो जाएगा। पैनल के मेंबर्स के नाम अगर आपको पढ़ने हों तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत ही भारी मात्रा में नाम लिखा हुआ है। राज्यसभा से भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं और सभी पार्टियों को दिखेंगे आपको यहाँ पर। बीजेपी के भी दिखेंगे, उसके अलावा कांग्रेस के भी दिखेगा, सपा, टीएमसी, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, यूबीटी, उसके अलावा से आपको एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें दिखेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, जेपीसी के पास में। अब ये अगर कोई रिकमेंडेशन देती है इसके संबंध में सुधारों को लेकर तो उसको स्वीकार किया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये स्वीकृत जो है वो भारत सरकार करे ही और ये स्वीकार भारत सरकार करे ही। अगर सरकार चाहे तो बिल को एज इट इज़ पारित भी करवा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक छोटा सा फैक्ट और था, उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे कि किरण रिजिजू जो हैं यही वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू हैं। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यही पूछ ले कि अल्पसंख्यक मंत्री कौन है वर्तमान में। सारा रामायण पढ़ लिया और प्रभु श्री राम के बारे में जानते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है तो ये है किरण रिजिजू। इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटा सा फैक्ट है, कई बार आपको एग्जाम में परेशान कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि भारत सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक की हुई है भारत में, और कैबिनेट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। कौन से सारे फैसले लिए भाई? रेल से लेकर, कृषि से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर हर तरह के फैसले लिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि भाई भारत सरकार 24,000 के करीब में 24,000 करोड़ के करीब में 900 किलोमीटर रेलवे लाइन के विस्तार पर खर्च करेगी। 900 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार किन किन राज्यों में होगा तो 2030-31 तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही है। और ये बहुत सारे राज्यों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर मिलाकर करीब में 900 किलोमीटर का रेल एक्सटेंशन किया जाएगा। इस पर भारी मात्रा में खर्च होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन भी उसका किया जाएगा, यानी कि बिजली चालित होगी और उससे कार्बन एमिशन वगैरह भी कम होगा। उसके अलावा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका 2.0 लॉन्च कर दिया है। अर्बन का PMY अर्बन 2.0 अर्बन लॉन्च किया गया। इसमें 1.18 करोड़ हाउस हैव बीन सैंक्शनड। इसमें लगभग में 1.18 करोड़ घरों को नया बनाया जाएगा और उनका वितरण किया जाएगा शहरी भाग में। इसके अलावा ग्रामीण भाग के लिए भी कुछ घरों का रखा गया है कि वो निवेश किया जाएगा और बनवाया जाएगा। तो इस योजना के बारे में तो मैंने आपको पहले पढ़ाया ही है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कौन सा, तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लेकर 1,765 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। क्या है ये प्रोग्राम? एग्रीकल्चर में वायरस फ्री, बिल्कुल सही शब्द सुन रहे हैं आप, भारत सरकार बार बार यूज कर रही, PIB भी यूज कर रही है। वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए हॉर्टिकल्चर और क्लीन प्लांट प्रोग्राम, मतलब कि साफ सुथरे पेड़ पौधे के रोपण के लिए भारत की सरकार 1,765.67 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इसको ज़रा हम लोग देखेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, किस किस को मदद करेगा। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। रेलवे लाइन में कोई ऐसा खास योजना है नहीं। रेलवे लाइन का अगर बिहार स्पेशल में नाम निकल कर आया तो वो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। वर्तमान में तो नाम का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, 1-2 दिन में हो जाएगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP, ये इनिशिएटिव को ज़रा समझिए, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। PIB से मैंने उठाया है, डिट्टो कॉपी पेस्ट PIB से किया है और हिंदी थोड़ा सा PIB का अजीबो गरीब रहता है।
कैबिनेट ने बागवानी के एकीकृत विकास मिशन हॉर्टिकल्चर, मैंने आपको 2 दिन पहले ही समझाया, हॉर्टिकल्चर बागवानी, स्वच्छ पौध कार्यक्रम, हिंदी बड़ा खतरनाक होता है, स्वच्छ पौध कार्यक्रम, क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, CPP ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा आपको। स्वच्छ पौध कार्यक्रम, पेड़ पौधे स्वच्छ होने चाहिए। स्वच्छ का मतलब उसमें वायरस फ्री होना चाहिए, ऐसा भारत सरकार बार बार बोल रही है। महत्वाकांक्षी स्वच्छ पौध कार्यक्रम देश बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौधे कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 1765.67 करोड़ रुपए, ये भी याद में रखिएगा। सबसे खराब फैक्ट इससे पूछना होगा तो वो यही पूछेगा आपसे। यह अग्रणी पहल भारत बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है और इससे उत्कृष्टता और स्थिरता के लिए एक नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है। फरवरी 2023 में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में पहले घोषित CPP पूरे देश में फलों की गुणवत्ता उत्पादकता बढ़ाने में एक बड़ी छलांग साबित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी सब किस पर डिपेंड करता है? इम्प्लीमेंटेशन पर। लाभ क्या क्या होंगे किसानों को? लाभ, CPP वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी, आय के बेहतर अवसर मिलेंगे। भाई अगर बीज अच्छा होगा और सुरक्षित होगा तो आय अच्छी होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। नर्सरी, सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रिया, नर्सरी का एक प्रमाणन होगा कि सही नर्सरी है या खराब है। बुनियादी ढांचे का समर्थन, नर्सरी को स्वच्छ रोपण सामग्री का कुशलतापूर्वक प्रचार करने, विकास से स्थिरता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। उपभोक्ता यानी कि आप और हम जो खाएंगे, यह पहल सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को वायरस से मुक्त बेहतर उत्पादन का लाभ मिले। बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है आपने? अगर फसल बर्बाद है, फसल में अगर ज़्यादा दवाइयाँ डाली गई हैं तो उस दवाई का असर फसल से ज़्यादा आपके पेट पर होगा। आप खाएंगे उस फसल को और सारा कचरा जो है वो आपके शरीर में जमा हो जाएगा, जिसका DDT उसका सबसे शानदार उदाहरण माना जाता है, जो सारे के सारे इंसानों को भी प्रभावित किया। इसने कैंसर का कारण बन गया बाद में, जिससे फलों का स्वाद, स्वरूप और पोषण मूल्य बढ़ सकेगा। निर्यात, उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त फलों का उत्पादन करने से भारत एक अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना लेगा और इससे भारत के एक्सपोर्ट में भी लाभ मिल सकेगा। यह कार्यक्रम सभी किसानों के लिए स्वच्छ पौध सामग्री तक सस्ती पहुंच को प्राथमिकता देगा, चाहे उनकी भूमि का आकार या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। नो मैटर आपका सामाजिक स्थिति कुछ भी है, आपका भूमि का आकार कुछ भी है, भारत सरकार आपको मदद करने जा रही है। यह कार्यक्रम अपनी योजना कारण महिला किसानों को सक्रिय रूप से शामिल करेगा, जिससे संसाधन, प्रशिक्षण, निर्णय लेने के अवसरों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी। वुमेन जो किसान होंगे उनके ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम क्षेत्र विशिष्ट स्वच्छ पौधों की किस्मों, प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के भारत में विविध कृषि जलवायु स्थितियों को भी संबोधित करेगा। CPP का मुख्य घटक क्या होंगे भाई? तो उन्नत नैदानिक चिकित्सा और उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला से सुसज्जित 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक CPC पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छ पौध केंद्र, जहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, सही पेड़ पौधे या सही बीज ले सकते हैं। ये पूरे भारत में 9 विश्व स्तरीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पूरे भारत में स्थापित किया जाएगा ये केंद्र, जहां से अच्छे बीज और अच्छे फसलें बांटी जाएंगी। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से अंगूर, शीतोष्ण फल, सेब, बादाम, अखरोट आदि और श्रीनगर मुक्तेश्वर में होगा। खट्टे फलों के लिए नागपुर में और बीकानेर में होगा। आम, अमरूद, एवोकाडो ये सब के लिए बेंगलुरु में होगा। आम, अमरूद, लीची इसके लिए कहाँ पर होगा? लखनऊ में। अनार के लिए सोलापुर में होगा। पूरी भारत में उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय फल इत्यादि ये केंद्र बड़े पैमाने प्रसार के लिए काम करेंगे। अलग अलग 9 जगहों के भी नाम बताए हैं आपको, किस किस फसल के लिए कहाँ पर होगा, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। प्रमाणन और कानूनी ढांचा, रोपण सामग्री के उत्पादन, बिक्री में पूरी तरह से जवाबदेही का पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम 1966 के तहत एक नियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा, जो प्रमाणन करेगा, जो इनको प्रमाणित करेगा। बढ़ाया बुनियादी ढांचा, स्वच्छ रोपण सामग्री कुशल गुणन के सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे विकास के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों को सहायता प्रदान की जाएगी और नर्सरियों को ICAR जो है सहायता प्रदान करेगा और प्रमाणन भी देगा, ताकि आप स्वच्छ पौध कार्यक्रम को लागू किया जा सके। कृपया करके इसको ध्यान में रखें। ये SDG की प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं योगदान करेगा। हमारे मृदा के संरक्षण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं ये समर्थन देगा। इन सभी मुद्दों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। आज का आखिरी टॉपिक है ये, क्या है कि इंडिया टू रोल आउट न्यू ट्रीटमेंट रिजीम फॉर ड्रग रेसिस्टेंट TB
ऐसे लोग जिनमें ड्रग रेसिस्टेंट दवा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, जिनके ऊपर में कोई टीबी की दवा काम नहीं करती है, इसको इस तरह से याद रखिएगा। ऐसे लोग जो टीबी के मरीज हैं लेकिन उनके ऊपर में कोई दवा काम नहीं कर रहा है। आपको पता है कि जो टीबी के जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें जो मरीज होते हैं कई बार उनके अंदर में ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, मतलब उनके ऊपर कोई दवा काम नहीं करता है। तो भारत में एक नया आज से तकनीक शुरू किया जा रहा है कि इसको लेकर, टीबी के इलाज को लेकर। पेशेंट विथ MDR टीबी और XDR टीबी, MDR टीबी ये टीबी के खतरनाक स्तरों से होते हैं, XDR टीबी, ठीक है, टू बी ट्रीटेड विथ BPAL, इसके द्वारा उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी ये क्या है भाई BPAL? विच विल ब्रिंग डाउन ट्रीटमेंट टाइम टू अराउंड 6 मंथ फ्रॉम द अर्लियर ड्यूरेशन ऑफ 18 से 24 महीने। वर्तमान में उनका इलाज 18 से 24 महीने में होता है, मतलब 1.5 साल से 2 साल में होता है, उसको वो 6 महीने में ठीक कर देगा ये दवाई, BAPL तकनीक। अब BAPL में किसका किसका उपयोग किया जाता है? द PAPL रिजीम, इसमें 3 प्रकार के ड्रग का यूज किया जाता है, जो यहाँ पर नाम लिखा है, हो सके तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है ड्रग का नाम, पहला नाम क्या है यहाँ पर देखिएगा आपको, बीडाक्विलीन, दूसरा है प्रिटोमेनिड और तीसरा है लिनोजेड। तो इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर नाम अजीबोगरीब लगे आपको, दवाई का नाम है इसलिए आपसे पूछा सर हाल ही में ये तीनों दवाई चर्चा में रही क्या है, तो ये तीनों दवाई मिलकर ही BPAL एक तकनीक है जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, और उन टीबी का जो ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं, वो टीबी पेशेंट जिनके शरीर में दवा काम नहीं कर रहा है, उनके लिए इसको शुरू किया गया है। इसका ट्रायल जो है वो पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, इन सभी जगहों पर सक्सेसफुल रहा है और अब भारत में इसको लाया जा रहा है। 6 महीने में टीबी का इलाज करने में सक्षम माना जा रहा है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।